एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज शिवांगी मित्तल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के थ्रू मैं आपके लिए आपके सामने लेकर आई हूँ टैक्स ऑडिट लिमिट्स के बारे में, जो कि एप्लीकेबल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। अभी आपको पता है 30 सितंबर तक हमें टैक्स ऑडिट्स कंप्लीट करनी है, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स कंप्लीट करनी है, इतना सारा काम है, हमें सब कुछ कंप्लीट करना है। लेकिन ये जानने के लिए कि मेरी टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है, कि मुझे इस पर्टिकुलर असेसी पर टैक्स ऑडिट एक्चुअल में करना भी है या नहीं, इसके लिए मुझे सबसे पहले लिमिट्स के बारे में जानना होगा। उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बारे में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बारे में, जिसका ऑडिट अभी ड्यू है 30 सितंबर तक हमें कंप्लीट करना है। अब इसके लिए सबसे पहले मुझे लिमिट्स जाननी है, और ये वीडियो आपको उन लिमिट्स के जानने के लिए आपको हेल्प करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन ऑफ यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड आई एम श्योर मैं आपको आपके लिए ऐसी वीडियोस लगातार लेकर आती रहूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिस्कशन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फ्लो ऑफ डिस्कशन क्या होगा। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज टैक्स ऑडिट। हम मेरा ये मानना है कि हमें जो भी एक्सप्लेनेशन करना चाहिए वो थोड़ा सा एक ऐसे करना चाहिए कि अगर कोई नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाला पर्सन भी देख रहा हो तो उसको चीजें समझ में आए। अगर एक एसएससी ये वीडियो देख रहा है जिसको शायद जो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आई विल मतलब मैं इस तरीके से आपको इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगी कि आपको वो चीजें शायद थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल समझ में आ जाएगी, बट कैसे आप थोड़ा सा लिंक कर पाओगे उन चीजों के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैक्स ऑडिट क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिमिट्स क्या है। सेक्शन 44 ए बी एक होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, तो उसकी लिमिट्स क्या है, 1 करोड़ की लिमिट है या फिर 10 करोड़ की लिमिट है। उसके बाद हम देखेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, सेक्शन 44 एडी एंड 44 एडीए की, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द पेनल्टी थिंग अगर हम टैक्स ऑडिट नहीं कराते हैं। ऐसे बहुत सारे एसएससीज हैं जो कहते हैं यार क्या ही फर्क पड़ता है, हमें टैक्स ऑडिट नहीं कराना चाहिए। तो अगर आप नहीं कराते हो तो उस बेसिस पे आपकी क्या पेनल्टी लग सकती है, तो वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं थोड़ा टैक्स ऑडिट का। तो लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन बेसिकली क्या होता है। लेजिस्लेशन मतलब होता है क्यूमुलेटिव लॉ। अगर हम लॉ को इकट्ठा कर दें जिसमें हमारा एक्ट भी आ जाता है, रूल्स भी आ जाता है, सारे फॉर्म्स वगैरह सब कुछ अगर हम मिला के देखें तो लेजिस्लेशन क्या है टैक्स ऑडिट का। सबसे पहले हम देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें एक सेक्शन होता है सेक्शन 44 ए बी, हम उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या लिमिट्स वहाँ पे मेंशन है। 44 ए बी बेसिकली बताता है हमारा ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन्स कैरिंग बिजनेस ऑफ और प्रोफेशन, कि जो लोग बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं उनके केसेस में किन किन केसेस में हमारा ऑडिट होना जरूरी है। फिर हम इनकम टैक्स रूल्स पे आएंगे। इनकम टैक्स रूल में हमारा रूल 6G होता है, रिपोर्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स टू बी फर्निश्ड। एंड देन इनकम टैक्स फॉर्म्स होते हैं हमारे, 3 फॉर्म्स होते हैं इसमें, 3CA, 3CB, 3CD। ठीक है। एंड देन पेनल्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इन चारों चीजों का एक समावेश अगर मैं बोलूं तो वो हमारा टैक्स ऑडिट का लेजिस्लेशन कहलाता है, कि पूरा टैक्स ऑडिट का जो एक टॉपिक है, बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है एक तरीके से, ये इन चारों चीजों में कवर हो जाता है। ठीक है, अब जानते हैं टैक्स ऑडिट क्या होता है। देखिए होता क्या है, किसी भी कंट्री में, मैं यहाँ पे किसी भी कंट्री की बात करूंगी, ठीक है, किसी भी कंट्री में जब एक टर्नओवर एक्सीड कर जाती है एक लिमिट से जो कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की होती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, ये जो टर्नओवर है एक्सीड तो कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने अपने कुछ प्रोफेशनल्स को जो है ये ऑथराइज किया हुआ है कि अगर आपकी टर्नओवर इस पर्टिकुलर अमाउंट से एक्सीड करती है तो आपको जो है उनसे सर्टिफाई करानी पड़ेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट। एक होता है ना, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, उसको बोला जाता है कि से बच्चा जो है जो क्लास का मॉनिटर होता है वो क्या करता है कि से बच्चों को देखता है पूरा उनके हिसाब से देखता है, देन अल्टीमेटली जो भी बच्चों की क्वेरीज होती हैं या जो भी बेसिकली जो भी उनका कंसर्न्स होते हैं वो उठा के जो है गवर्नमेंट मतलब जो टीचर्स है उनको सबमिट करता है। सेम थिंग, ये जो टैक्स ऑडिट है ये कौन करता है, ये हम सीएस करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। टैक्स ऑडिट मतलब ऑडिट होना बुक्स का, एंड उसको कौन करता है, सेक्शन 44 एबी के अंतर्गत जो है हम सीएस आपकी बुक्स को सर्टिफाई करते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर टैक्स ऑडिट, कि अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से आपकी इनकम एक्सीड करती है तो आपको अपनी बुक्स का ऑडिट कराना नेसेसरी है। वो अमाउंट्स क्या है अभी हम धीरे जानेंगे, मतलब इस वीडियो के आगे ही जानेंगे, इस वीडियो में ही जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 44 एबी को। अब सेक्शन 44 एबी
बेसिकली ये बात करता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पर्सन्स कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑडिट हमारा सेक्शन 44 एडी में भी होता है, एडीए में भी होता है। द आंसर इज नो। ऑडिट हमेशा सेक्शन 44 एबी के अंतर्गत ही होता है। ऑडिट हमेशा सेक्शन 44 एबी के अंतर्गत ही होता है, मतलब उसी के अंदर होता है। सेक्शन 44 एडी और एडी में कुछ कंडीशंस स्पेसिफाइड है जो कहती है कि अच्छा अगर वो फुलफिल नहीं हुई ना तो फिर उठा के फिर ऑडिट कर दो आप सेक्शन 44 एबी में। सो हमेशा ध्यान रखना ऑडिट हमेशा सेक्शन 44 एबी में होता है। ठीक है, अब इसकी लिमिट्स क्या क्या है कि ओवरव्यू लेते हैं इसका। कि अगर एक असेसी बिजनेस करता है, एक असेसी अगर बिजनेस करता है उसकी टर्नओवर एक्सीड करती है 1 करोड़ से, अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो इन दैट केस आपका ऑडिट मैंडेटरी है। अगर एक एसएससी बिजनेस करता है उसकी टर्नओवर एक्सीड करती है 1 करोड़ से तो उसमें आपका ऑडिट मैंडेटरी है। लेकिन एक अमेंडमेंट आई बाय फाइनेंस एक्ट 2021 जो कि कहती है कि ठीक है हम ऑडिट की लिमिट एक काम करते हैं 1 करोड़ से उठा के हम 10 करोड़ कर देते हैं। लेकिन ये इसमें कुछ कंडीशन है। वो व्हाट इज दिस कंडीशन? कंडीशन ये कहती है कि आपकी प्रोवाइडेड कि आपके जो भी पेमेंट्स हैं, जो भी आपकी पेमेंट्स हैं, जो भी आपकी रिसिप्ट्स हैं, वो विद इन जो भी आप कैश पेमेंट्स कर रहे हो या कैश रिसिप्ट्स कर रहे हो विद इन 5% होनी चाहिए जो भी आपकी टोटल पेमेंट या टोटल रिसिप्ट्स हैं उसकी। दैट मीन्स अगर आपकी जो पेमेंट और रिसिप्ट्स है विद इन 5% है तब तो आप 10 करोड़ की लिमिट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर वो विद इन 5% नहीं है, इन दैट केस आपको 1 करोड़ की ही लिमिट लेनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स अगर सपोज करो मेरा कोई बिजनेस है, टेक्सटाइल का मेरा बिजनेस है और मुझे ऑडिट कराना है, और मैं इस टेक्सटाइल के बिजनेस में मैंने एक पॉलिसी बना रखी है कि कस्टमर से कोई भी पेमेंट आएगी, कस्टमर से कोई भी पेमेंट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ मैं कैश में ही लूंगी। अगर मैंने ऐसी पॉलिसी बना रखी है और सारी पेमेंट्स मेरी कैश में आ रही है और मैं सारी जो पेमेंट्स कर रही हूँ वेंडर को वो भी मैं कैश में नहीं कर रही, सॉरी बैंक के थ्रू कर रही हूँ, और क्योंकि वो मेरा विद इन 5% है, मेरा विद इन 5% रहेगा, तो इन दैट केस मेरी जो टर्नओवर लिमिट है टैक्स ऑडिट की वो मेरी 10 करोड़ हो जाएगी। प्रोफेशन के केस में प्रोफेशन बेसिकली एक जो इंडिविजुअल कैरी करते हैं प्रोफेशनल, जैसे फॉर एग्जांपल हम सीएस हो गए, एडवोकेट्स हो गए और डॉक्टर्स हो गए, ये सारे क्या करें, ये प्रोफेशन कर रहे हैं। हम लोगों के केस में अगर मैं अपनी भी बात करूं बिकॉज आई एम सीए, तो हमारी जो भी मेरी ग्रॉस असेट्स हैं, जो भी मेरी ग्रॉस असेट्स हैं, तो वो मेरी अगर 50 लाख से एक्सीड करती है, आई विश जल्दी ही करे अगर वो मेरी 50 लाख से एक्सीड करती है तो इन दैट केस मेरा ऑडिट मैंडेटरी होगा, मुझे किसी और से ऑडिट कराना होगा। अच्छा ये नहीं कि इसमें मैं खुद ही ऑडिट करूंगी अपना कोई और सीए मेरा ऑडिट करेगा, मेरी बुक्स का ऑडिट करेगा। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट लोअर देन मेंशन्ड इन 44A, 44BB, 44BBB फ्लाइंग हायरिंग एक्सेट्रा से रिलेटेड है कि अगर आपका जितना 44A, 44BB, 44BBB इन ट्रांसपोर्टर्स, फ्लाइंग हायरिंग, इन सबसे रिलेटेड ही एक पॉइंट गिवन है, क्लॉज गिवन है आपको। तो अगर आपका उसमें एक मेंशन है कि आपको इतना प्रॉफिट तो दिखाना ही है, अगर आपने उससे कम दिखाया तो आपका इस सेक्शन में 44 एबी के अंदर ऑडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट लोअर देन मेंशन्ड इन 44 एडीए। सो एक सेक्शन अभी हम देखेंगे 44 एडीए करके जो प्रोफेशन का है। अगर आप उसमें जितना प्रॉफिट मेंशन कर रखा है कि आपको इतना प्रॉफिट दिखाना है, वैसे 50% का बोला हुआ है कि अगर आप 50% से कम दिखाते हो तो इन दैट केस आपका ऑडिट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप से बोलते हो कि 20% आपका प्रॉफिट है बट उसमें तो बोला गया है कि आपको 50% दिखाना है, तो अगर क्योंकि आपने 50% नहीं दिखाया, आपने 20% दिखाया, तो आपका इस सेक्शन के अंदर ऑडिट हो जाएगा। इसके बाद एक प्रॉफिट लोअर देन मेंशन इन 44 एडी बिजनेस वाला एक है कि अगर आप बिजनेस करते हैं एंड जितना मेंशन किया गया है 44 एडी के अंदर आपने कम प्रॉफिट दिखाया है तो भी आपका उसमें ऑडिट हो जाएगा। सो ये सब तो हमारा एक तरीके से ओवरव्यू हो गया, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि ये जो 1 करोड़ और 10 करोड़ की लिमिट है ये हम देखते कैसे हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। सो सेक्शन 44 एबी का क्लॉज ए हम थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करते हैं कि एक तो बोला गया है कि अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड करती है 1 करोड़ से तो आपका ऑडिट हो जाएगा। बट ऑडिट की जो लिमिट है हम 10 करोड़ तब ले सकते हैं अगर आपकी कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट जो है 5% से एक्सीड ना करे। ठीक है। सो जब पता है आपको जब फाइनेंस एक्ट 2021 आया था, मतलब बिल आया था बेसिकली, तो उसमें सिर्फ यही कंडीशन मेंशन थी, सिर्फ यही कंडीशन मेंशन थी। लेकिन जब ये बिल एक्ट में पास हुआ तो फिर उन्होंने एक और कंडीशन जो है उसमें मेंशन कर दी, एक और प्रोवाइजो ऐड कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि प्रोवाइडेड पेमेंट मेड बाय चेक और डीडी व्हिच इज नॉट अकाउंट पे शैल बी ट्रेडेड एज कैश।
तो सपोज करो उन्होंने बोला कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट तो लेनी ही है, लेकिन हो सकता है आपने कुछ चेक या डीडी से भी पेमेंट करी हो। अगर आपने चेक या डीडी से कुछ पेमेंट करी है, अगर आपने चेक या कुछ डीडी से पेमेंट करी है और चेक से करी है, लेकिन आपने जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना अकाउंट पे, आपने ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा, आपने अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे डीडी आपने नहीं मेंशन किया, तो उसको भी हम कैश ही मानेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मैं आपको देखूं कि अगर मैंने चेक इशू किया, डीडी इशू किया, उसमें भी मुझे ये चेक करना पड़ेगा, उसमें भी एज ए ऑडिटर मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि अच्छा उसमें अकाउंट पे ही है वो या नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। दो कंडीशंस हमें देखनी है 10 करोड़ के लिमिट्स में कि जो मैंने अमाउंट रिसीव करी इंक्लूडिंग टोटल, अच्छा अमाउंट रिसीव में क्या सिर्फ मुझे सिर्फ टर्नओवर की अमाउंट देखनी है, या फिर अगर से मैंने लोन अमाउंट रिसीव करा या कुछ करा वो सब भी मुझे देखना होगा। द आंसर इज एवरीथिंग यू नीड टू कंसीडर। सो सपोज किसी ने शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, लोन अमाउंट का पैसा आया, जहां जहां पे जिस भी सोर्स से आपके पास पैसा आ रहा है, जिस भी सोर्स से आपका पैसा आ रहा है, वो टोटल आपको देखना है। तो एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग टर्नओवर भी और ग्रॉस एसेट्स भी, टर्नओवर भी हो गया, लोन आ गया, ये सब आ गया, ये सब कुछ आपको देखना होगा, सारा टोटल करना होगा। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो कैश रिसिप्ट है, जो भी आपके पास कैश पेमेंट आई है, वो 5% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। सेम वे अलोंग विद दैट आपको दूसरी कंडीशन देखनी पड़ेगी कि एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड, एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड, आप जितनी भी पेमेंट कर रहे हो, आप पेमेंट किस चीज के बारे में कर सकते हैं, वेंडर्स को पेमेंट कर सकते हैं, राइट, हो सकता है हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस टाइप की पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, कोई भी पेमेंट कर रहे हो, एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड इंक्लूडिंग अमाउंट फॉर एक्सपेंडिचर, अगर आप कोई खर्चा करे हो वो भी, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करे हो वो भी, तो सारी की सारी पेमेंट अपने को देखनी है। उसमें से हमें देखना है कि कैश पेमेंट कितनी है, वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 5% से। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है, तो इन दैट केस आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर विद इन द लिमिट्स है, 5% से एक्सीड अगर नहीं कर रहा है, विद इन द लिमिट्स है, तो आपका टैक्स ऑडिट ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि आपकी जो टर्नओवर है उसकी लिमिट हो जाएगी 10 करोड़ की। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो आई होप उससे ज्यादा क्लैरिटी होगी। सपोज कीजिए एक असेसी है, कंपनी है, उसकी टर्नओवर है 8 करोड़। ठीक है, टर्नओवर है 8 करोड़। इसकी जो टोटल रिसिप्ट्स हैं, सेल रिसिप्ट्स बैंक में आई 7 करोड़ की, कैश में आई 20 लाख एंड बोरोइंग जो उन्होंने बैंक से ली वो 80 लाख की है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल रिसिप्ट्स देखूं कितनी आ गई, 7 करोड़, ऑब्वियसली 7 करोड़ आ गई, और 80 और 20 1 करोड़ हो गया, तो टोटल रिसिप्ट्स मेरी होगी 8 करोड़ की, जिसमें से मेरी जो कैश रिसिप्ट है वो है 20 लाख। अब ये बोला जाता है कि जो मेरी लिमिट है, जो कैश रिसिप्ट है, वो मेरी 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो दैट मींस अगर मैं टोटल रिसिप्ट्स का 5% निकालूं, मतलब अगर मैं 8 करोड़ का 5% निकालूं, तो मैं 40 लाख रुपए तक का कैश रिसीव कर सकती हूँ। मैं 40 लाख रुपए तक का कैश रिसीव कर सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे कैश कितना रिसीव किया, मैंने 20 लाख ही किया, मतलब विद इन द लिमिट किया। तो दैट मींस मेरा फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, राइट। दूसरा मुझे देखना है कि मेरी पेमेंट के बारे में क्या है, कि एक्सपेंडिचर मैंने यहाँ पे बैंक से किया 1 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट करा 90 लाख का बैंक से ही, एंड कैश से किया मैंने 10 लाख का। तो मेरी जो टोटल पेमेंट करी मैंने 1 करोड़ प्लस 90 लाख प्लस 10 लाख, टोटल पेमेंट मेरी कितनी हुई, 2 करोड़ की हुई। इसमें से कैश पेमेंट मेरी ये वाली थी, मतलब 10 लाख की मैंने कैश पेमेंट करी। तो अगर मैं 2 करोड़ का 5% निकालूं, तो मेरा 10 लाख आता है। 10 लाख तक की मेरी लिमिट है कि 10 लाख तक का मैं कैश एक्सपेंडिचर वगैरह कर सकती हूँ, कैश पेमेंट्स वगैरह कर सकती हूँ, और मैंने कैश पेमेंट भी 10 लाख की ही करी है, मतलब विद इन द लिमिट है। ठीक है, मतलब 5% इसमें इंक्लूसिव है। तो क्योंकि ये दोनों चीजें विद इन द लिमिट है, इस केस में टर्नओवर मेरी 8 करोड़ होने की वजह से मेरा टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मेरा 44 एबी के लिए जो टैक्स ऑडिट का जो टर्नओवर का लिमिट हो गया है, वो इस केस में 10 करोड़ हो गया है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इसके बाद हम एग्जांपल 2 लेते हैं। अगेन असेसी कंपनी है, टर्नओवर 8 करोड़ की है, बैंक में आपको 5 करोड़ मिले, कैश में आपको 30 लाख मिले, और बोरिंग आपकी 70 लाख की है। टोटल रिसिप्ट्स अगर आप देखो 5 करोड़ प्लस 30 लाख प्लस 70 लाख 6 करोड़, एंड कैश रिसिप्ट्स इसमें आपकी 30 लाख की। तो अगर मैं 5% ऑफ 6 करोड़ देखूं, तो 30 लाख रुपीस आपको कैश रिसिप्ट मिल गई है, मतलब विद इन द 5% वाला जो लिमिट है उसमें आ गया है। टोटल पेमेंट आपने बैंक से करी 1 करोड़ की, 80 लाख की एंड 20 लाख की।
तो टोटल पेमेंट आपकी हुई 2 करोड़ की, कैश पेमेंट इसमें आपकी 20 लाख की है, 5% ऑफ 2 करोड़ की 10 लाख रुपीस आया, 20 लाख का आपने कैश पेमेंट करा है यहाँ पे। दैट मीन्स मेरा जो पहला कंडीशन है वो तो मेरा ठीक है, रिसिप्ट वाला मेरा ठीक है, बट मेरा पेमेंट वाला गड़बड़ हो गया, वो 5% से एक्सीड कर गया। एंड क्योंकि 5% से एक्सीड कर गया, ये वाला मेरा जो है सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशन, एंड क्योंकि ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हुई, इस केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा आपका, क्योंकि आपकी टर्नओवर एक्सीड करती है 1 करोड़ रुपीस से। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर। असेसी एक कंपनी है, अगेन टर्नओवर इज 8 करोड़, टोटल रिसिप्ट्स मेरी बैंक में आई 2 करोड़ की, 15 लाख की कैश में आई एंड बोरोइंग मेरी 35 लाख की है। तो अगर आप देखेंगे 2 करोड़ प्लस 15 लाख प्लस 35 लाख इज 2.5 करोड़। इसमें से कैश रिसिप्ट मेरी 15 लाख रुपीस की है, तो अगर मैं 2.5 करोड़ का 5% निकालती हूँ, इट कम्स 12,50,000 रुपीज। अब 12,50,000 मेरे पास मैक्सिमम मैं इतना कैश ले सकती थी, बट अगर एक्चुअल में देखो तो मैंने 15 लाख रुपए का कैश लिया है, राइट? मैंने 15 लाख रुपीस का कैश लिया है, तो मेरी फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। एंड क्योंकि मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि 1 करोड़ 80 लैक्स और 20 लैक्स, ठीक है, मतलब हमारी यहाँ पे जो पेमेंट है, सेकंड में देख लेते हैं। अगर मेरी वैसे फर्स्ट ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली मेरा टैक्स ऑडिट का लिमिट यहाँ पे 1 करोड़ का हो जाता है, और इस केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। लेकिन हम दूसरा भी देख लेते हैं एक बार साथ के साथ, कि मैं पेमेंट के रिस्पेक्ट में देख रही हूँ 1 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट मेरी 80 लाख रुपीस की है, कैश पेमेंट मैंने 20 लाख की करी है, टोटल पेमेंट मैंने 2 करोड़ करी है, और कैश पेमेंट इसमें से 20 लाख की है। 5% ऑफ 2 करोड़ इज 10 लाख, 10 लाख तक की पेमेंट मैं कर सकती थी, बट कैश पेमेंट मैंने 20 लाख की करी है। ऑब्वियसली मैंने विद इन द लिमिट काम नहीं किया है यहाँ पे, तो इसलिए मेरा टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, क्योंकि मेरी टर्नओवर एक्सीड करती है 1 करोड़ से। अब ये एग्जाम्पल ना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, जो कि हम जनरल सेंस में देखते हैं। अभी तो मैंने देखा सेल मेरी जो है 8 करोड़ की है, और ये सब हमने करा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, और आप लोग एक बार सोचना कि एक्चुअल में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। असेस मेरी कंपनी है, टर्नओवर मेरी हुई 10 करोड़ की। अब देखो, जितनी मेरी टर्नओवर होती है, जरूरी तो नहीं उतना पैसा मेरे पास आए। 9 करोड़ रुपए मेरे पास आ गया डेटर से, 10 लाख रुपए मुझे कैश में मिल गया, लेकिन मेरे डेटर्स खड़े हैं 90 लाख रुपीस के। एज ऑन 31 मार्च 2022 हम लोग बुक्स को चेक कर रहे हैं, और बोरोइंग्स मैंने ली बैंक से 40 लाख की। तो अब इस केस में मेरी जो है बेसिकली बोरोइंग कितनी की हुई, मतलब टोटल रिसिप्ट मेरी कितनी हुई? क्या टोटल रिसिप्ट मेरी 10,40,000 होगी, 10 करोड़ 40,000, 40 लाख बेसिकली, या फिर मेरी 9.5 करोड़ होगी? द आंसर इज 9.5 करोड़। द पॉइंट इज, जो आपका सेक्शन बोलता है, वो ओनली जो है बात कर रहा है किसके लिए? टोटल रिसिप्ट्स, जो कैश रिसिप्ट्स है और कैश पेमेंट्स हैं। ऑब्वियसली जो भी टर्नओवर होगी उसमें से हो सकता है, इनफैक्ट इन मेनी एन नंबर ऑफ केसेस यू विल फाइंड कि डेटर्स तो आपके स्टैंडिंग होंगे ही बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कैश रिसिप्ट्स देखनी है और कैश पेमेंट्स देखनी है। हमें ये नहीं देखना कि अच्छा मेरी टर्नओवर 8 करोड़ हुई है, उसमें से जो है सारा का सारा मैं उसको जो है कैश रिसिप्ट ले लूं या कैश पेमेंट। द आंसर इज नो। आपको क्या करना है, आपको लेजर पे जाना है बैंक के और कैश के, और आपको देखना है कि अच्छा मेरे पास कहाँ कहाँ से पैसा आया है, वो सारा आपको टोटल करना है। उसमें से आपको देखना है कैश वाला कितना है, और अल्टीमेटली उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो इस केस में अगर आप देखिए, मेरे पास 9 करोड़ आया, 10 लाख रुपीस का कैश आया, और 40 लैक्स की बोरोइंग आई। ये तो मेरे पास आया नहीं, डेटर्स वाला पैसा तो मेरे पास नहीं आया, तो ऑब्वियसली ये मेरी कैश रिसिप्ट नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास जो टोटल रिसिप्ट हो गई वो हो गई 9 करोड़ प्लस 10 लाख प्लस 40 लाख इज 9 करोड़ 50 लाख। कैश रिसिप्ट इसमें से मेरी 10 लाख की है, तो 5% ऑफ 9.5 करोड़ किया, तो मैं कैश रिसिप्ट एक्सेप्ट कर सकती हूँ 47,50,000 तक की, बट मैंने सिर्फ 10 लाख ही करा है, मतलब विद इन द लिमिट है। तो दैट मीन्स पहली कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन में अगर मैं ऑफिस एक्सपेंस से रिलेटेड देखूं, तो ऑब्वियसली मैं जरूरी नहीं कि सारे वेंडर्स की पेमेंट इकट्ठी कर दूं। मेरे पास बैंकिंग कैपिटल है, बैंक में पड़ा है 190 लाख, मतलब 1.9 करोड़, एंड कैश पड़ा है 10 लाख का, और मतलब मैंने जो पेमेंट करी है 10 लाख की करी है। क्रेडिटर मेरे अभी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में स्टैंडिंग है 20 लाख के, और इन्वेस्टमेंट मैंने 1 करोड़ की करी है बैंक से। तो अगर आप देखो 190 लाख प्लस 10 लाख इज 2 करोड़, 2 करोड़ प्लस 1 करोड़ जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है बैंक से इज बेसिकली 3 करोड़। 3 करोड़ की मैंने टोटल पेमेंट करी, इसमें से मेरी कैश पेमेंट सिर्फ 10 लाख की है। मैं 15 लाख तक की कैश पेमेंट कर सकती थी, बट मैंने सिर्फ 10 लाख की करी है, विद इन द लिमिट है मेरी, तो इस केस में मेरा टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है।
सो दिस वे हमने जो है टैक्स ऑडिट के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो 1 करोड़ 10 करोड़ की लिमिट है, क्या ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। द आंसर इज ये आपकी मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट उठा के किसी को भी बोल दो कि अच्छा इसका चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ मैंडेटरी। कुछ भी जो है ऐसा नहीं होता कि 1 करोड़ की ले लेते हैं एसएससी में, फिर बाद में 10 करोड़ की ले लेते हैं। इट्स अ मैंडेटरी ऑप्शन। इवन आप जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हो तो उसमें जो आपका क्लॉज नंबर 8 होता है, उसमें भी हमें जब ऑप्शन जो है चूज करना होता है, हमें उसमें मेंशन करना होता है कि ठीक है हम इसका ऑडिट क्यों कर रहे हैं। तो ये आपका मैंडेटरी है, आप इसको ऑप्शनल नहीं कर सकते। फिर एक प्रोवाइजो ऐड किया गया था फाइनेंस एक्ट 2021। तो उसमें ये बोला गया था कि जो भी आपकी पेमेंट और रिसिप्ट आप जो ले रहे हो, कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट, अगर आपने चेक या डीडी से भी पेमेंट करी है, अगर आपने चेक या डीडी से भी पेमेंट करी है बट वो अकाउंट पे ही नहीं है, वो अकाउंट पे ही नहीं है। कई बार होता है ना, हम चेक इशू करते हैं और चेक इशू करते हुए हम यहाँ पे अकाउंट पे लिखना भूल जाते हैं, या किसी या तो भूल जाते हैं या किसी पर्पज से हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अगर ये अकाउंट पे ही नहीं है तो इस चेक को भी आप कैश पेमेंट मानोगे, आप इस चेक को भी कैश पेमेंट मानोगे। तो दैट मीन्स एज ए सीए अगर मैं बोलूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे ऑडिट करना है किसी एसएससी का तो मुझे उसकी बेसिकली फाइल लेकर आनी होगी। मुझे देखना होगा उसने जो भी कैश इशू चेक्स इशू करे हैं, क्या उस पे अकाउंट पे ही लिखा हुआ था या नहीं। अल्टीमेटली मुझे प्रॉपर एक ऑडिट करना होगा। अगर उन्होंने सपोज कीजिए, अच्छा ऐसा भी होता है कि नॉर्मली हम लोग जो है चेक की कॉपीज को मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस आई सजेस्ट कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं है कि मतलब कई बार होता है ना, बहुत सारे ऐसे चीजें जो चेक की कॉपीज नहीं मेंटेन करते हैं, जस्ट चेक इशू कर दे हो गया काम खत्म। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको कैश पेमेंट ही मानिए, देन अकॉर्डिंगली जो है एक ऑडिट को आप अपना फॉलो कीजिए। अब आता है 44 AD और 8 A। ये एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि 44 AD, नॉर्मली हम बोलते हैं 44 AD 6% है, 8% है, उससे अगर हमने कम दिखा दिया, 2% दिखा दिया, 3% दिखा दिया तो हमारा ऑडिट हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सपोज करो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस है और मैंने प्रॉफिट अपना जो है लॉस दिखा दिया, से मैंने 1% दिखा दिया तो मेरा ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आंसर इज नो। 44 AD एक अपने आप में काफी अच्छा सेक्शन है, प्रिजम्पटिव वाला सेक्शन है, जहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपका ऑडिट हो जाएगा। वो कंडीशंस क्या क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स गो टू दीज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले जो सेक्शन है इनको अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सेक्शन 44 AD में सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबल एसएससी कौन है। किन किन पे ये जो सेक्शन 44 AD है ये लोग क्लेम कर सकते हैं। इंडिविजुअल हो गया, एचएफ हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया एक्सक्लूडिंग एलएलपी। ठीक है, तो इंडिविजुअल, एचएफ, पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी जो कि रेजिडेंट होने चाहिए, ये हमारे एलिजिबल असेसी हैं। जिन्होंने किसकी डिडक्शन ली हो, 10A 10AA 10B 10BA, इन सब की डिडक्शंस नहीं ली हो एक असेसमेंट ईयर में, और वो कौन सा बिजनेस कर रही हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो एक्सेप्ट प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स, कैरेजेस, जो कि रेफर किए गए हैं सेक्शन 44 AE के अंदर, जिनकी टर्नओवर एक्सीड नहीं करनी चाहिए 2 करोड़ से, और असेसी जो है एंगेज नहीं होना चाहिए प्रोफेशन के अंदर, कमीशन और ब्रोकरेज के अंदर, एजेंसी बिजनेस के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट से सीएस, डॉक्टर, लॉयर्स, हम प्रोफेशन में हैं, राइट, हमारा एक प्रोफेशन चल रहा है, सीए का प्रोफेशन चल रहा है, डॉक्टर का प्रोफेशन चल रहा है, लॉयर का प्रोफेशन चल रहा है। तो ये सेक्शन कहता है कि जब आप 44 ADA, प्रोफेशनल्स के लिए 44 ADA है, जब आप 44 ADA ले सकते हो, जब आप 44 ADA ले रहे हो, आप 44 AD क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा, कई ऐसे बहुत सारे एसएससीज होते हैं जो कमीशन की इनकम लेते हैं, एलआईसी के एजेंट हो गए, या ये जो बेसिकली इंश्योरेंस वाले जो एजेंट्स हो गए, इंश्योरेंस एजेंट्स हो गए, आपका कोई और कमीशन या ब्रोकरेज का बिजनेस हो सकता है। तो अगर आप इस टाइप के बिजनेस में एंगेज हो, आप एक इंडिविजुअल एचएफ, पार्टनरशिप फर्म या हो एक्सक्लूडिंग एलएलपी, आप रेजिडेंट भी हो इंडिया के, और आपसे जो सीए, डॉक्टर, लॉयर ये सब हो, प्रोफेशन में हो, आप 44 AD नहीं क्लेम कर सकते। आप कोई इंश्योरेंस एजेंट हो, आप
कमीशन के बिजनेस में हो आप 4480 क्लेम नहीं कर सकते, आप किसी एजेंसी बिजनेस में आप 4480 क्लेम नहीं कर सकते हो। और इसका एक और है कि आपकी टर्नओवर जो है मैक्सिमम जो है 2 करोड़ तक की होनी चाहिए, मतलब एक्सीड नहीं करनी चाहिए 2 करोड़ से, तभी जाके आप हम मानेंगे कि हाँ ये आपका एलिजिबल बिजनेस है। 2 करोड़ तो तक की लिमिट इसलिए ही बोली गई है, सिंपल सा है कि इसमें जो है हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने से थोड़ा सा बोला गया कि छूट है, इस टाइप से जो है कुछ कंडीशंस बोली गई है। तो ज्यादा जिनकी टर्नओवर सबसे ज्यादा है उन जिनकी टर्नओवर बेसिकली ज्यादा है उनके लिए हम बोलेंगे कि यस उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। तो 4480 इज ओनली एप्लीकेबल अगर आपकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ तक की है। और इसमें बोला गया है कि अगर आपके टर्नओवर मतलब सपोज कीजिए, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो, एचएफ हो, पार्टनरशिप फर्म जिसमें एलएलपी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, आप रेजिडेंट हो और आपने इन सेक्शंस में 10A 10AA इन सब में कभी कोई जो है डिडक्शन क्लेम नहीं करी है, आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक की है, आप प्रोफेशन में एंगेज नहीं हो, कमीशन इनकम आपकी नहीं है, एजेंसी बिजनेस आपका नहीं है, आप कोई भी बिजनेस करते हो एक्सेप्ट फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेजेस जो कि सेक्शन 44A में मेंशन है, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जितनी भी टर्नओवर हुई है आप उसका 8% ले सकते हो, 8% ऑफ टोटल टर्नओवर या फिर उससे ज्यादा, या फिर अगर आपने सारा पैसा बैंक में रिसीव किया है तो 6% और मोर अगर आपने सारी इनकम रिसीव करी है बैंक अकाउंट में। दैट मीन्स सपोज कीजिए अगर एक इंडिविजुअल है उसकी 50 लाख रुपीज की इनकम हुई है गारमेंट्स के बिजनेस से, ठीक है, एक इंडिविजुअल है जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है, गारमेंट्स के बिजनेस में है, तो ऑब्वियसली वो उसका और सारा पैसा अगर उसने से बैंक में रिसीव किया है तो 6% दिखा सकता है, और जो बेसिकली से कैश में रिसीव किया है तो 8% दिखा सकता है। अगर सपोज करो बैंक में भी रिसीव किया है, कैश में भी रिसीव किया है, तो जितना आपने बैंक में रिसीव किया है आप उतना 6% दिखा दीजिए उसका, और जितना आपने कैश में रिसीव किया है आप उसका 8% दिखा सकते हैं। बट इसमें आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 30 टू 38। दैट मीन्स जो डेप्रिसिएशन की डिडक्शन आपको मिलती है, आपको कोई भी एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है, ये सारे डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, हम ये मान लेंगे, प्रिजम्पटिव मतलब हम ये मान लेंगे कि आपकी जो इनकम है इतनी है। अब इसमें ना ये दो सबसेक्शंस हैं सेक्शन 44AD के, सबसेक्शन नंबर 4 एंड 5, जो कि अपने आप में एक बहुत टेक्निकल से सबसेक्शन है, जिसकी वजह से मैं ये बोलूंगी काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस इन अ मैनर कि ये चीज थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए कि यस कब कब हमारा ऑडिट एप्लीकेबल होता है, कब कब हमारा ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने 44AD के एक्सट्रैक्ट्स के सेक्शन को। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दूं कि यहाँ पे तो मैंने पूरा एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है जो भी आपका बेयर एक्ट में गिवन है, बट जो नेक्स्ट स्लाइड से है वहां पे राइट हैंड साइड में तो एक्सट्रैक्ट्स आएगा बेयर एक्ट की लैंग्वेज ही, एंड देन साइड बाय साइड हम लोग यहाँ पे अपने एग्जाम्पल को यूज करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिस्कशन को। एक्सट्रैक्ट ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44AD, राइट हैंड साइड में बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, प्रॉपर बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपके एग्जाम्पल होंगे जिससे हम अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो वेयर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर, अगर सपोज करो एक एलिजिबल एसएससी है, एलिजिबल एसएससी मतलब कौन, इंडिविजुअल, अभी हमने देखा था एचएफ हो गया, और एक फर्म हो गई, एलएलपी को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, एलएलपी हमारी नहीं है, तो इंडिविजुअल एचएफ फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी जो कि रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, अगर वो कभी किसी प्रीवियस ईयर में, यहाँ पे लिखा है एनी प्रीवियस ईयर, की भी किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर वो प्रॉफिट डिक्लेयर करती हैं इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन, मतलब अगर सपोज करो कोई भी इंडिविजुअल एचएफ फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी जो कि रेजिडेंट है, वो किसी भी प्रीवियस ईयर में 44AD को क्लेम कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट मीन सपोज कीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उन्होंने क्या किया फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के अंदर टर्नओवर उनकी थी 1.5 करोड़ की, मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई थी क्योंकि 44AD बोलता है कि 2 करोड़ तक की टर्नओवर होनी चाहिए। उन्होंने बेसिकली 1.5 करोड़ का 8% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया 12 लाख, एंड कुछ डिडक्शंस वगैरह क्लेम करके उन्होंने 10 लाख की अपनी इनकम जो है टोटल इनकम जो रिटर्न में उन्होंने है 10 लाख की इनकम फाइल कर दी। ठीक है, he declares profit for any of the 5 assessment years relevant to the previous year, succeeding such previous year not in accordance with the provisions of subsection 1.
कि आपने पहले एक साल में किसी साल में आपने जो है 44 ईडी क्लेम कर लिया एंड इसमें से आगे 5 साल, आगे 5 इयर्स आपको लेने हैं। जिस भी ईयर में क्लेम किया, सबसे फर्स्ट टाइम जब भी आपने जिस ईयर में क्लेम किया उसके आगे 5 साल आपने जो है प्रॉफिट को डिक्लेयर किया किसी भी 5 असेसमेंट ईयर्स में से, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल एचएफ फर्म हो, एक्सक्लूडिंग एलएलपी रेजिडेंट हो, आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है 8% तक का। मतलब बेसिकली आपने 6% या 8% नहीं डिक्लेयर किया एक बार जो है उसको लेने के बाद। मतलब ईयर वन में आपने जब क्लेम करा उसके आगे के 5 साल, मतलब उसके आगे के 5 साल आपको जो है 44 एडी आपको क्लेम करना होगा, लेकिन आपने नहीं किया वो। तो इन दैट केस, मतलब सपोज कीजिए फाइनेंशियल 1920 है, आपने 1.5 करोड़ की आपकी टर्नओवर थी, 1.5 करोड़ पर 12 लाख, मैं यहाँ पे टर्नओवर सेम ही ले रही हूँ, जो कि आया मेरा 12 लाख आना चाहिए था, बट आपने 10 लाख लिया। मतलब 1920 में आपने जो है बेसिकली 10 लाख की आपने जो है प्रॉफिट दिखाया, ठीक है। तो he shall not be eligible to claim the benefit of the provisions of this section for the 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provisions of subsection 1. He shall not be eligible to claim the benefit of the provisions of this section. देखिए, जब हम 8% या 6% दिखाते हैं ना, तो एक्चुअल में आपका प्रॉफिट हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन आप अल्टीमेटली कम टैक्स पे कर रहे होते हो इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट अगर सपोज करो आप उसको नहीं दिखाते हो, आपका प्रॉफिट आपने कम दिखाया, 10 लाख का दिखाया, तो एक तो यहाँ पे आपका ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, प्लस आगे के 5 साल, आगे के जो 5 साल हैं, आगे के जो 5 असेसमेंट ईयर्स हैं, ठीक है, उसमें मतलब आगे के 5 साल, मतलब फाइनेंशियल 20, 21, 21, 22, ये सारे जो आगे के 5 साल चलेंगे, इसमें आप 44 एडी क्लेम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपने 44 एडी सबसेक्शन 4 के हिसाब से अपना प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं किया है। मतलब आपने ईयर 1 में 44 एडी क्लेम किया, ईयर 2 में आपने 44 एडी को जो है कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया, तो उसके आगे के 5 साल, 5 साल कौन कौन से हो गए, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, आप 44 एडी क्लेम नहीं कर पाएंगे, नॉट एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 44 एडी, ठीक है। सो ये आपका एक्सट्रैक्ट है सेक्शन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44 एडी। नाउ सबसेक्शन 5 के बारे में बात करते हैं। सबसेक्शन 5 बोलता है कि notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, an eligible assessee to whom the provisions of subsection 4 are applicable, that means एक assessee अगर सबसेक्शन 4 उस पे एप्लीकेबल है, सबसेक्शन 4 मतलब आपने जो है क्लेम नहीं किया एज पर सेक्शन 4480, मतलब आपने 6% या 8% से भी कम दिखाया है, जिसकी टोटल इनकम एक्सीड कर रही है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। मतलब आपकी टोटल इनकम जो है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल के केस में हमारी कितनी मैक्सिमम अमाउंट है कि आपको टैक्स नहीं पे करना, 2.5 लाख रुपए। फर्म के केस में इट इज 0, ठीक है। तो अगर आप सपोज कीजिए आप एक इंडिविजुअल हैं, आपकी जो टोटल इनकम है, मतलब जो आप रिटर्न में डिडक्शंस वगैरह क्लेम करके फाइल कर रहे हो, वो एक्सीड कर रही है, अगर जो है मैक्सिमम अमाउंट, मतलब 2.5 लाख से ऊपर जा रही है या 0 से ऊपर जा रही है इन केस ऑफ फर्म, तो इन दैट केस जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं, फाइनेंशियली 18-19 है, 1.5 करोड़ होना चाहिए था, 1.5 करोड़ की टर्नओवर थी, 1.5 करोड़ का 8% निकाला, 12 लाख हमने प्रॉफिट दिखाया, और कुछ डिडक्शंस वगैरह क्लेम करने के बाद 10 लाख रुपीस मेरा टोटल इनकम मैंने रिटर्न में फाइल कर दिया। फाइनेंशियल 1920 में 1.5 करोड़ की मेरी टर्नओवर थी, मैंने टर्नओवर देखी, 12 लाख रुपए का मेरा आना चाहिए था, बट मैंने 10 लाख रुपए फाइल करा और टोटल इनकम मैंने 9 लाख की दिखा दी। तो इन दैट केस जो है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने की जरूरत है, और ऑडिट भी आपको कराने की जरूरत है 44 AB के अंदर। तो सबसे पहले तो हमारा 1920 में आपका ऑडिट होगा, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 44 AD और 5 आपका एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, हम ये देखेंगे, ठीक है। अब टर्नओवर आपकी 80 लाख की रुपीस है 10 लाख रुपीस आपने देखा, 8 लाख, इसमें भी आपका जो है 44 AB आपका एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आप आगे 5 साल तक जो है, आप आगे 5 साल तक ऑडिट, मतलब 44 AD नहीं क्लेम कर पाएंगे, आपको आगे 5 साल तक ऑडिट कराना होगा, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं 21-22 का देखूं, 21-22 में आपकी टर्नओवर थी 70 लाख रुपीस की,
70 लाख रुपीस में आपका प्रॉफिट हुआ 8 लाख का, ठीक है, आपकी जो टोटल इनकम आई वो 2 लाख की आई। दैट मीन्स अगर एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है वो 2.5 लाख रुपए, ठीक है। बट यहाँ पे तो मेरी टोटल इनकम 2 लाख की है, तो इस केस में मेरा ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल क्यों? क्योंकि इस केस में मेरी जो टोटल इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट जो कि चार्जेबल टैक्स है उससे कम आ रही है। मैं फिर से एक बार जो है करती हूँ, सिंपल शब्दों में बोलते हैं कि 44 एडी में ऑडिट होना है या नहीं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि जैसे ही हम 6 या 8% से कम दिखा देंगे तो हमारा ऑडिट हो जाएगा। द आंसर इज नो। हमें 44 एडी में ऑडिट होना है या नहीं, ये चीज बताती है हमें सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 4 जब हमें बताता है तो वो ये बोलता है कि अगर आपने किसी पिछले साल में, किसी प्रीवियस ईयर में आपने जो है 44 एडी क्लेम कर लिया, मतलब 6 या 8% दिखा दिया, तो आपको आगे 5 साल में भी 6 या 8% दिखाना पड़ेगा। अगर आप आगे 5 साल में 6 या 8% नहीं दिखाते हैं, अगर आप आगे आने वाले 5 साल में 6 या 8% नहीं दिखाते हैं, तभी आपका ऑडिट वहां पे एप्लीकेबल हो जाता है। और ऑडिट में सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आपकी जो टोटल इनकम आ रही है वो जितनी अमाउंट आपकी चार्जेबल टैक्स है, मतलब इंडिविजुअल केस में 2.5 लाख, फर्म के केस में 0 से स्टार्ट हो जाती है, उतने पे ही अगर उससे ऊपर जा रही है इनकम तभी आपका ऑडिट एप्लीकेबल है, अदरवाइज ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईयर 1 में किसी 18-19 में किसी ने 44 एडी क्लेम किया किसी फर्म ने, और 19-20 में उसने क्या किया, उसने लॉस दिखा दिया से 2 लाख रुपए का, ठीक है, 6 या 8% नहीं दिखाया, फर्म की बात कर रही हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लॉस दिखा दिया है, तो क्या हमारा ऑडिट होगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसेक्शन 5 हमें ये बोलता है कि ऑडिट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन योर इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टैक्स। जो अभी हमने देखा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बेर एक्ट के साथ आपको शेयर कर रही हूँ, तो टोटल इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। अगर वो उससे एक्सीड करता है तभी आपका ऑडिट एप्लीकेबल है, अदरवाइज इट इज नॉट एप्लीकेबल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा डिस्कशन 44 एडीए से रिलेटेड। ये काफी इजी है बेसिकली। इसमें एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल हो गया, फर्म हो गया, इसमें एचएफ नहीं है, इंडिविजुअल हो गया, फर्म हो गया, अदर देन एलएलपी, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबल बिजनेस क्या है आपका? कि आप एक प्रोफेशन में हो जिसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स एक्सीड ना करे 50 लाख से। तो अगर आप सपोज कीजिए मैं हूं और मेरी इनकम अगर एक्सीड नहीं करती है 50 लाख से, तो इन दैट केस मैं ये 44 एडीए क्लेम कर सकती हूँ। कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई भी ये 44 एडीए क्लेम कर सकता है, प्रोवाइडेड उनकी जो प्रोफेशनल इनकम है, जो ग्रॉस रिसिप्ट्स मिल रही है, वो 50 लाख से एक्सीड ना करे। और उस केस में क्या होगा? सपोज करो हमारी रिसिप्ट साइड 20 लाख की या 30 लाख की, हम उसका 50% कर देंगे। दैट मीन सपोज कीजिए अगर मैं हूँ, मैंने से 20 लाख का किसी साल में मैंने रिसिप्ट्स मुझे मिली, तो मैं उसका 50% इज 10 लाख, मैं 10 लाख पे उसका डायरेक्ट टैक्स पे कर दूंगी। 10 लाख पे जो भी मेरा टैक्स बनेगा उस पे मैं टैक्स पे कर दूंगी। 10 लाख रुपीज टैक्स नहीं देना है, 10 लाख पे जो भी मेरी टैक्स की कैलकुलेशन आएगी वो देना है, ठीक है। सो दिस इज योर सेक्शन 44 एडीए। इसमें भी आपको अगर सपोज करो कोई सैलरी वैलरी दे रहे हैं, कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, रेंट वगैरह दे रहे हैं, तो ये सब आपको डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर सपोज कीजिए, अच्छा जैसे 44 एडी में था कि पहले साल में आपका 44 एडी क्लेम होना चाहिए, ठीक है, और तभी आपका ऑडिट की कंडीशन आती है। बट 44 एडी कहता है कि अगर आप 50% से कम दिखाते हैं किसी भी साल में, ठीक है, अगर आप 50% से कम दिखाते हैं तो इन दैट केस योर ऑडिट इज एप्लीकेबल। दैट मीन्स अगर सपोज कीजिए मैं हूँ, ठीक है, और 20 लाख की मेरे को ग्रॉस रिसिप्ट्स हुई और मैंने जो है दिखा दिया 5 लाख रुपए मुझे मिले हैं, ठीक है, तो वो 5 लाख में तभी दिखा सकती हूँ प्रोवाइडेड जब मेरा टैक्स ऑडिट हो, क्योंकि मुझे मिनिमम 50% तो दिखाना ही होगा। तो अगर मैं इसको समरी करूं तो सपोज कीजिए एक एसएससी एंगेज है बिजनेस में और उसकी टर्नओवर है 10 करोड़ से ऊपर, तो बिना सोचे समझे उसका टैक्स ऑडिट करना है 44 एबी के अंदर, क्योंकि उसकी टर्नओवर एक्सीड करिए 10 करोड़ से। बट अगर विद इन 10 करोड़ है ना, तो मुझे 3 कंडीशन देखनी होगी। पहले मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मेरा 44 एडी एडीए ये सब तो नहीं लग रहा। अगर 44 एडी एप्लीकेबल है तो उसमें हमें देखना होगा कि क्या आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक की है, एडी के केस में 50 लाख रुपीस तक की है। तो इस केस में हम देखेंगे कि विद इन 10 करोड़ में क्या आप 44 एडी के अंदर आते हो या नहीं, ठीक है।
फिर 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में ऑब्वियसली आपको वो प्रोविज़ो देखना है क्लॉज़ ए ऑफ सेक्शन 44 एबी का कि कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट मेरी विदिन 5% होनी चाहिए। एंड अगर आपको ये भी देखना है कि क्या जो मेरी 44 एडी है मैंने किसी पिछले साल में 44 एडी क्लेम किया था या नहीं। और जब अगर आपने किसी पिछले साल में 44 एडी क्लेम किया था तो आपको अकॉर्डिंगली 44 एडी सबसेक्शन 4 और 5 आपको लगाना होगा। पेनल्टी अगर आप ऑडिट नहीं करते हैं तो 0.5% ऑफ टोटल सेल्स है आपका कि जितनी भी आपकी टर्नओवर है उसका 0.5% आप लोगे या फिर 1,50,000 विच एवर इज लेस। ये आपकी पेनल्टी प्रोविजंस हैं इन सेक्शन 4480 अगर आप टैक्स ऑडिट बेसिकली नहीं करते हो तो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको जो है ये सेक्शन समझ में आए होंगे। टैक्स ऑडिट से रिलेटेड जो भी लिमिट्स हैं हमारी मेंशन है मैंने उसको ट्राई किया है टू एक्सप्लेन इट इन अ मोर डिटेल्ड मैनर। Okay, so this is all for today. If you have enjoyed the session, then please आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है टैक्स ऑडिट से रिलेटेड तो आप मेरे जो ईमेल आईडी है वो आप उस पर मुझे शेयर कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज जितना जल्दी हो सके। मैं मोस्टली क्वेरीज का रिस्पॉन्स देती हूँ जो भी मेरे पास आती हैं। सो थैंक यू सो मच एंड इसी के साथ जो टैक्स ऑडिट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में या फिर बेसिकली हमारा जो टैक्स ऑडिट चेकलिस्ट की जो सीरीज है वो भी मैं आपके साथ शेयर करनी करूंगी। सो बने रहिए मेरे साथ। टिल देन टेक केयर बाय। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे एंड पे कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। टिल देन टेक केयर बाय। हैव अ ग्रेट डे।